मैं हूँ जय, मेरा 4th अटेम्प्ट है, तो मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। इस वीडियो में बहुत कुछ डिस्कस किया जा रहा है। अगर आप फॉलो करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट आने की संभावना है। अंत में बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी भी बताई गई है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो में। ये वीडियो अगर आप यूपीएससी प्रीलिम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो तब देखिएगा जब आप खाना बना रहे हो या खाना खा रहे हो, इससे आपका अतिरिक्त समय जाया ना हो, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो वो है समय। आज हम बात करने वाले हैं कि मेरा जो प्लान अगले 55 दिनों का होना है, 53 दिन पढ़ाई वाला और 54वां दिन जहाँ मुझे सेंटर मिलेगा वहाँ ट्रेवल करने वाला और 55th डे एग्ज़ाम का दिन होगा। तो आज से 55 दिन हैं पूरे इस कार्यक्रम के, लेकिन पढ़ाई के 53 डेज बाकी हैं। तो मैं आपको 53 डे में कैसे पढ़ने वाला हूँ, कब क्या पढ़ने वाला हूँ, अगर आप ये लास्ट तक वीडियो देख लेंगे तो बहुत कुछ आपके जीवन में सुधार हो सकता है। बहुत कुछ क्लियरिटी आ जाएगी। इस समय जो भी आपके मस्तिष्क में डाउट हो रहे होंगे वो सब आप क्लियर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं प्लान। तो जैसा कि आप जानते हैं अप्रैल और मई 2 मंथ बचे हुए हैं अभी, और टोटल 53 डेज बाकी हैं, जो कि 1 अप्रैल से 23 मई तक, क्योंकि 24 में आप ट्रेवल करेंगे और फिर 25 मई को आपका एग्ज़ाम होना है। अगर आप नए हैं तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं। 53 डेज को मैंने कैसे बांटा हुआ है तो आप देखेंगे। सबसे पहले हम 25 डेज का एक स्लॉट रखेंगे, 15 डेज का एक स्लॉट रखेंगे, 10 डेज का स्लॉट रखेंगे और फिर लास्ट के 3 डेज। बाद को 24 मई आ जाएगा, जिसमें आप ट्रेवल करेंगे, एंजॉय करेंगे, एज योर विश, मौज करना है उस दिन। 25 में को एग्ज़ाम देने पहुंच जाएंगे। 24 को इतना भी एंजॉय नहीं कर लेना है कि 25 में को हम एग्ज़ाम ना दे पाएँ। तो आगे हम बढ़ेंगे, उससे पहले आप इतना अच्छे से जो मेरा मतलब क्लियरिटी, क्योंकि अब जो आपका समय आने वाला है ना, इसमें अगर आपके मस्तिष्क में क्लियरिटी नहीं होगी तो आप बहुत ज़्यादा फंस जाएंगे। दिमाग काम नहीं करेगा, दिमाग कहेगा ये छूट गया, वो रह गया। तो अगर स्ट्रेटजी एक अच्छी सी बन गई है ना, तो बहुत ही आनंदवर्धक होने वाले हैं अगले 53 डेज। तो मैं इसमें 4 स्लॉट बना के चल रहा हूँ, एक 25 डेज का, एक 15 डेज का, एक 10 डेज का, एक 3 डेज का। पूरा किस दिन मुझे क्या करना है सारा कुछ आपको मिलेगा अगर आप देख रहे हैं तो पहले 8 दिन मैं क्या करने वाला हूँ, यानी 1 अप्रैल टू 6 अप्रैल। तो 1 अप्रैल टू 6 अप्रैल में क्या पढ़ूंगा, 6 दिन में हिस्ट्री और जियोग्राफी को कवर करने वाला हूँ। जैसा कि मैं अपना दिन का टारगेट रखता हूँ तो ढाई घंटे को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। हाँ, कभी कभी ढाई का 3 घंटे हो सकता है, तो कभी कभी ढाई का 2 घंटे भी हो सकता है। इतना तो चलता है, क्योंकि एग्जैक्ट उतने घंटे में वो सब्जेक्ट हो जाए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग ये मोटा मोटा रल लेकर चलते हैं कि इतना हमें पढ़ना है। तो आप 4 चीज़ें देख रहे होंगे, पहला हिस्ट्री, फिर जियोग्राफी और सीसेट और करंट अफेयर्स। ये 4 मैं डेली पढ़ने वाला हूँ। बस ये 2 सब्जेक्ट जो हैं जीएस के, ये चेंज होते रहेंगे, बाकी सीसेट और करंट अफेयर डेली चलेगा। मैं ब्लॉग बना रहा था, आप लोगों ने देखा भी होगा मैंने कैसे पढ़ाई की। जनवरी से अगर मैं प्रीलिम्स की पढ़ाई कर रहा था तो एक स्लॉट मेरा जनवरी फरवरी का, 2 महीने रिवीजन एक बार किया। मार्च में 1 महीने के अंदर मैंने रिवीजन किया। तीसरा रिवीजन अब शुरू होगा, जो कि 25 डे चलेगा, और फिर 4th रिवीजन मेरा अगला होगा। ठीक है, तो एक सिस्टम से पढ़ाई करते हैं तो अच्छा रहता है। इससे में आप लोग ट्रिक्स की तरफ भाग रहे होंगे, ओनली आ गया तो गलत हो जाएगा, ये होगा वो होगा। मैं आपको सही बताऊं, मैं 4 अटैम्प्ट दे चुका हूँ, 3 दे चुका हूँ, 4th अटैम्प्ट है, तो पूरा एक्सपीरियंस बेस पे बताऊं तो ये ट्रिक्स वगैरह बहुत अंत में काम आती हैं। अभी जो काम आएगा वो सिर्फ है पढ़ाई। आप जितना अच्छे से फोकस्ड होकर पढ़ाई कर लेंगे वो बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। तो 6 डेज मुझे क्या करना है, हिस्ट्री जियोग्राफी पढ़ना है। और कुछ लोग होंगे जो 3 दिन हिस्ट्री पढ़ लेंगे, मतलब पहले 3 दिन हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे, पूरा दिन हिस्ट्री पढ़ेंगे, अगले 3 दिन जियोग्राफी पढ़ लेंगे, पूरा दिन जियोग्राफी पढ़ेंगे। कुछ लोग मेरे जैसे होंगे जो हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों रोज़ पढ़ेंगे और 6 दिन मिला के पढ़ेंगे। तो आप दोनों चीज़ कर सकते हैं, या तो 3 डेज हिस्ट्री पढ़ लीजिए, यानी 6 डेज को पहले 3 डेज में डिवाइड करो, हिस्ट्री पढ़ लो, फिर 3 डेज जियोग्राफी पढ़ लो, यानी 6 घंटे दोनों दिन।
दूसरा क्या कर सकते हो, एक ही दिन हिस्ट्री जियोग्राफी दोनों साथ में लेकर चलो और 6 दिन पूरा करो। ये आपकी कॉल है, ये आपकी विश है, आप कैसे करते हैं। 7 अप्रैल बचेगा, उसमें क्या करेंगे, ये हमने रिवाइज कर लिया होगा। तो 7 अप्रैल को हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। जो हमने पढ़ा, हिस्ट्री का पढ़ा, हिस्ट्री 7 अप्रैल को लगा लेंगे। 8 अप्रैल को जियोग्राफी का मॉक टेस्ट लगा लेंगे, पूरा सब्जेक्ट वाइज जो होते हैं वो। और सुबह अगर हम हिस्ट्री लगाएंगे, जियोग्राफी लगाएंगे, तो शाम वाला जो टाइम है एग्ज़ाम वाला, वो हम सीसेट को देंगे। तो 2 घंटे हमें एग्ज़ाम देना है और 3 घंटे उसका एनालिसिस करना है। सिर्फ हमें पढ़ना नहीं, एनालिसिस करना है। और एनालिसिस भी वैसे नहीं करना है जैसे आप लोग करते हो। मैं, अगर आप चाहेंगे तो अगला वीडियो में इस पे बनाऊंगा कि मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ, मैं कैसे प्रोडक्टिव मॉक टेस्ट को ले जा पाता हूँ, क्योंकि एनालिसिस सब कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए इस पे अगले वीडियो में बात होगी, वरना हम बहक जाएंगे। तो आप समझ में आया, 6 दिन में पढ़ूंगा हिस्ट्री जियोग्राफी। 7 और 8 अप्रैल को मेरा मॉक टेस्ट होगा हिस्ट्री का, जियोग्राफी का। व्लॉग रेगुलर चलेंगे, रेगुलर में आपको टारगेट देता रहूँगा टेलीग्राम पे। मैं भी उसको अचीव करूँगा, आप भी अचीव करेंगे। अगर आप मतलब अकेले पढ़ रहे हैं तो आपको टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेनी चाहिए, और व्लॉग आपको मोटिवेट करते रहेंगे रोज़ रोज़ रोज़। और सीसेट का भी, क्योंकि अब सीसेट हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि सीसेट में बहुत से लोग फेल हो रहे हैं। अगले 8 डेज़ की बात हो गई। अब अगले 8 डेज़ की बात 9 to 14, 6 डेज़ फिर पॉलिटी और इकोनॉमी, सीसेट, करंट अफेयर्स। तो ये फिर वही, आप 3 दिन पॉलिटी पढ़ सकते हैं, 3 दिन इकोनॉमी पढ़ सकते हैं, या आप पॉलिटी इकोनॉमी रोज़ पढ़ते हुए 6 दिन में उसे कंप्लीट करें। आराम से कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास नोट्स होंगे। आप अगर समय बच जाता है PYQ देख सकते हैं, क्योंकि PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें PYQ इसलिए नहीं रखे क्योंकि मैंने फरवरी, जनवरी, मार्च में खूब PYQ भर भर के लगाया। आप व्लॉग देखिए जाकर, उसमें आप देखेंगे मैंने भर भर के PYQ लगाया। PYQ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप मॉक टेस्ट भले छोड़ दें, लेकिन PYQ मत छोड़िए। और मैंने इसलिए मॉक टेस्ट इस मंथ में की है क्योंकि अभी तक मैंने PYQ देखे, मुझे पूरा क्या थीम है, क्या आते हैं क्वेश्चन, रिपीट कौन से होते हैं, सब कुछ एनालिसिस कर लिया मैंने। अब इस मंथ में मैं क्या करूँगा, मॉक टेस्ट लगा लूँगा। अब अगला मंथ जब मई आएगा तब फिर मैं मॉक टेस्ट नहीं लगाने वाला। मई में कोई लोग मॉक टेस्ट मत लगाइएगा, सिर्फ PYQ, सिर्फ PYQ, सिर्फ PYQ, जितनी टाइम से आप कर सकते हैं। और मैं भी अभी, आप आगे देखेंगे उसमें PYQ ही होगा जब मई में हम इंटर करेंगे। तो फिर 15 अप्रैल को हमारा मॉक टेस्ट होगा पॉलिटी का, और 16 अप्रैल को हमारा मॉक टेस्ट होगा इकोनॉमी का। सीसेट के दोनों दिन होंगे, सुबह मॉक टेस्ट पॉलिटी का, शाम को सीसेट का। 16 अप्रैल सुबह इकोनॉमी का, शाम को सीसेट का। 2-2 घंटे में होंगे, तो 4 ही घंटे हमारे कवर होंगे। बाकी बचे 6 घंटे उसमें एनालिसिस करेंगे। यानी 2 पेपर देने हैं, सुबह पॉलिटी का, शाम को सीसेट का, और दोनों का एनालिसिस करना है कि मेरा क्या छूट गया, क्या रह गया, क्या नहीं रह गया। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग एनालिसिस करने में गलती कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती कर रहा था। धीरे धीरे फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फिर समझ में आता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है साथ में, एक्चुअली UPSC है क्या। क्योंकि जो कोचिंग करते हैं वो बेनिफिट में रहते हैं कि उन्हें मिल जाता है पका पकाया, सब टीचर्स बता देते हैं, एजुकेटर्स बता देते हैं, उनके मेंटोर होते हैं। मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मैं अपना सेल्फ स्टडी कर रहा था और मैं खुद से पढ़ रहा था। तो मुझे खुद एनालिसिस करना था, मुझे खुद थीम्स निकालनी थी, मुझे खुद पता करना था कि कैसे क्या हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर 8th डे अगला 8 डे आएंगे, 17 to 24। तो 17 to 22 अप्रैल को हम क्या कर लेंगे, इन्वायरमेंट साइंस, सीसेट, करंट अफेयर्स डेली चलता रहेगा। 23 अप्रैल को हम मॉक टेस्ट देंगे इन्वायरमेंट का, 24 को देंगे साइंस का। कुछ लोग कहेंगे इन्वायरमेंट और साइंस 6 दिन में नहीं 4 दिन में भी कवर हो सकती है, तो मैं कहूँगा यस, वाई नॉट, हो सकती है। इसमें से अगर 2 दिन आप एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं तो वो आपके लिए फ्री होंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं उसमें। आप चाहें तो एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट लगा लें, आप चाहें तो एक्स्ट्रा किसी और सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे दें, ये थोड़ा कम ज़्यादा होता रहेगा। देखो मैंने अपने लिए बनाया, मैंने कितनी पढ़ाई की जनवरी, फरवरी, मार्च में, मैंने किन सब्जेक्ट पे फोकस ज़्यादा किया, मेरा कुछ वीक है कि क्या स्ट्रेंथ है वो मुझे पता है। मैंने अपने हिसाब से ये पेपर बनाया, ये पूरा सिस्टम बनाया। अब आप इसमें से क्या ले सकते हैं और क्या छोड़ सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये मैं नहीं बता सकता कि आप का इन्वायरमेंट वीक है या इन्वायरमेंट आपका ठीक है, या आप इन्वायरमेंट ज़्यादा पढ़ चुके हैं या कम पढ़ चुके हैं, पॉलिटी आप ज़्यादा पढ़ चुके हैं। तो ये सब आपकी भी मैटर करेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं। ये मेरा रहा, मैंने अपने लिए बनाया। अगर आपको ये
आप ये कर सकते हैं ना कि इसको देखकर आप अपना स्ट्रेटजी अलग से बना सकते हैं, आप अपना टाइम टेबल अलग से बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा मैं ढाई के 4 पार्ट बनाता हूँ दिन में, 2.5 घंटे एक जीएस का, सॉरी 2.5 घंटे दूसरा जीएस का, और 2.5 घंटे सीसेट और 2.5 घंटे करंट अफेयर्स। इसमें आप हो सकता है चेंज कर दें, आप 3 घंटे पढ़ें, क्योंकि मुझे होम ट्यूशन पढ़ानी होती है तो मुझे टाइम थोड़ा सा 3 घंटे उधर भी देना होता, तो 10 घंटे पढ़ाई, 3 घंटे होम ट्यूशन और 2 ढाई 3 घंटे खाना बनाना और नहाना धोना, तो वो सब, और 8 घंटे 7 घंटे सोना। तो मेरा वो मुझे पता है मैं 10 घंटे ही निकाल सकता हूँ। आप हो सकता है 12 घंटे निकाल सकते हैं। आप हो सकता है सीसेट इतना आपको तैयार हो कि आप 1 घंटे ही पढ़ सकते हैं। मेरा सीसेट मेरा नहीं तैयार है अभी अच्छे से, तो मुझे 2.5 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 3 घंटे भी सीसेट को देना पड़ेगा, क्योंकि सीसेट नहीं फेल होना चाहिए। बाकी आप मैनेज कर लेंगे, सीसेट में मैनेज नहीं हो पाएगा। सीसेट पे मैं अलग से वीडियो एक बनाने वाला हूँ जल्दी, क्योंकि मैं 3 बार प्रीलिम्स दे चुका हूँ, तो मुझे उस समय का भी पता है जब मैं केवल मैथ और रीजनिंग पे जाके एग्ज़ाम क्लियर कर लेता था। मुझे वो भी पता है जब मैथ बहुत टफ आया और मुझे पैसेज भी करने पड़े। चलिए मैं उसको अलग वीडियो में बनाऊँगा। बाकी आप मॉक टेस्ट इन्वायरमेंट और साइंस का देंगे और सीसेट का देंगे। अगला आएगा वनडे, यानी 25 अप्रैल की बात होगी ये। यहाँ आपको देना है फुल मॉक टेस्ट विद एनालिसिस। सुबह एक फुल मॉक टेस्ट इसका, शाम को एक फुल मॉक टेस्ट सीसेट का। तो ये 25 अप्रैल तक, 1 to 25 अप्रैल पूरा 25 दिन का आपके सामने है कि 8 के 3 फेज यानी 24 दिन, और लास्ट का 1 दिन फुल मॉक टेस्ट। अगर आपको लगता है फुल मॉक टेस्ट ज़्यादा होने चाहिए तो आप इसमें इन्वायरमेंट साइंस वाला जो पार्ट है 6 दिन मैंने रखा है, इसको आप 3-4 दिन में कंप्लीट करके 2 दिन इसके मॉक टेस्ट के लिए फ्री कर सकते हैं। आपको लगता है कि मैं यहाँ से 1 दिन फ्री कर सकता हूँ तो वो भी कर सकते हैं। मेरे लिए मुझे लगता है मैंने 4 अटैम्प्ट दिए, मुझे लगता है मेरा 1 फुल मॉक टेस्ट दूंगा सफिशिएंट है मेरे लिए, तो वो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट्स माई स्ट्रेटजी, इट्स माई टाइम टेबल, इट्स माई ओन चॉइस। मुझे पता है, मैं 3 बार एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। आप नए होंगे, आपको लगेगा नहीं मैं तो 40 मॉक टेस्ट लगाऊंगा, तो ऐसे भी लोग हैं जो 40 मॉक टेस्ट लगा के जाते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो 4 मॉक टेस्ट लगा के जाता है। डिपेंड करता है उन व्यक्तियों पर, ठीक है। मुझे 3 साल में ये पता चल गया कि भाई मॉक टेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है PYQ। आप 50 बार रिवाइज करो, मॉक टेस्ट आप 2 बार लगा लो, 4 बार लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ऐसे देखेंगे तो 9 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। इसमें मॉक टेस्ट आप हिस्ट्री का करेंगे, जियोग्राफी करेंगे 2 मॉक टेस्ट, पॉलिटी का 3रा, इकोनॉमी का 4था, इन्वायरमेंट 5वां, साइंस का 6ठा, और एक ये मॉक टेस्ट, 7 मॉक टेस्ट हो गए। चाहे तो आप 2 यहाँ से बढ़ा सकते हैं, तो वो 9 मॉक टेस्ट हो जाएंगे सीसेट के और 9 उसके। तो इट्स योर कॉल, ठीक है। बाकी फिर अगला 15 डेज, फिर अगला 15 डेज का मतलब 26 मई से लेकर 26 अप्रैल से लेकर 10 मई तक ये अगला। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें आप देखेंगे तो PYQ आ जाएगा, क्योंकि मई में हमें PYQ के अलावा मॉक टेस्ट पे डिपेंड नहीं होना है। तो आप फिर कहोगे, कुछ लोग होंगे जो कहेंगे मॉक टेस्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, मॉक टेस्ट पढ़ के भी क्लियर होता है, मॉक टेस्ट ना पढ़ के भी क्लियर होता है। PYQ पढ़ के भी क्लियर होता है, लेकिन PYQ ना पढ़ के बहुत मुश्किल होता है। तो मल्टीपल नंबर ऑफ पर्सन्स जो ऐसे निकालते हैं, कुछ लोग वैसे निकालते हैं, कुछ लोग, कई वैरायटी हैं। आप किस में फिट बैठते हैं, इट्स योर चॉइस, ठीक है। तो अब दूसरा रिवीजन मेरा होगा, अगर जनवरी से देखें तो ये मेरा 4th रिवीजन होगा। 6 डेज और यहाँ 3 डेज। मैंने इन्वायरमेंट साइंस को 3 डेज ही दिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि आप M लक्ष्मीकांत जैसी बुक हो आपको पढ़नी हो, या आपके पास NCERT जैसी बुक हो पढ़नी हो। यहाँ ज़्यादातर मैटर होता है करंट अफेयर्स का, तो इसको मैंने 3 दिन ही दिए हैं, ठीक है। अगले 10 दिन यानी 11 मई से लेकर 20 मई तक 10 डेज होंगे आपके पास। उसमें आपको करना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो रिपीट होते हैं बार बार। इसमें आप सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ना है, इसमें टॉपिक वाइज पढ़ना है। जैसे मैं बात करूँगा तो फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट, TPSP, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको आधा घंटे में समाप्त कर देंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल क्वेश्चन आना ही आना है। ऐसे ही अगर आप बात करेंगे तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, वो पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलवेज कमिंग इन द एग्जामिनेशन। मैपिंग, जो मैपिंग इस समय है, 2-3 क्वेश्चन वहाँ से आ ही जाते हैं। IR आ ही जाते हैं। या फिर हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से वाइसराय के क्वेश्चन, वहाँ से किसी पर्सन के क्वेश्चन। या मैं बात करूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो प्लेस हैं उनके क्वेश्चन,
ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन है जिनसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। चाहे वो आपका पार्लियामेंट से 2-2 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। आपका इन्फ्लेशन, आपका फॉरेक्स रिजर्व से वो क्या कहते हैं, FDI, FII, CRR, SLR और ओपन मार्केट, ये वो क्वेश्चन हैं जहाँ से ऑलवेज क्वेश्चन आते हैं। एग्रीकल्चर में कुछ टॉपिक्स हैं या करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक आप निकालेंगे। मैं भी अभी एक बार हो चुका है, मैं 1 अप्रैल से जो शुरू करूँगा उसमें जब व्लॉग बनाया करूँगा तो जो मैं रोज़ पढ़ूँगा उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो मुझे लगेगा आना ही आना है वो मैं फ़ोटो क्लिक करके आपकी टेलीग्राम पे डाल दिया करूँगा और व्लॉग में भी बता दिया करूँगा, जिससे आपको फ़ायदा हो जाए। मैंने पिछली बार भी कम से कम 100-150 टॉपिक ऐसे निकाले थे करंट अफेयर से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, जो आए भी कुछ उसमें से। हालाँकि सभी नहीं आएँगे, लेकिन अगर हमारे 10 क्वेश्चन भी ऐसे हैं जो मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला होता है एग्ज़ाम में। क्योंकि हमें पता है पॉलिटी से 15 क्वेश्चन आने हैं, वो पॉलिटी लक्ष्मीकांत आपने अगर रट डाली है तो हो जाएगा। जियोग्राफी का 11th NCERT, चाहे वो मैपिंग, चाहे वो हो मॉडर्न हिस्ट्री, ये वो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमी में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आप 20 में 15 भी सही करके जाएंगे। तो यहाँ पे वो आपको करने हैं जो आपके वीक एरिया है, वो आपको करना है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो रिपीट होते हैं हर साल। और अगला बचेगा 3 दिन, 21 में, 22 में और 23 में। यहाँ वो क्वेश्चन करने हैं जो एवरी ईयर आस्क, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, फंडामेंटल राइट और DPSP सीधे क्वेश्चन पूछता है आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 44, सीधे आर्टिकल पूछ देता है या प्रियम्बल से क्वेश्चन पूछ देता है, तो वहाँ सीधे क्वेश्चन आता है। अगर आप वो गलत कर रहे हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। अब एक ऐसी बात पे फोकस करना है कि जैसे सबसे महत्वपूर्ण इस समय क्या है। अगर जो वीडियो छोड़ दिए होंगे वो पछताएंगे कि अरे ये तो बहुत गलत निकल गया। तो अब सबसे पहली बात कुछ डिस्कस करना है मुझे कि एग्ज़ाम मैंने 3 बार दिया, तो 3 बार का मेरे पास एक्सपीरियंस होगा। मैं इस बार अगर बात करूं आपसे तो इस बार मेरा प्रीलिम्स इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं एम लक्ष्मीकांत के 2 क्वेश्चन और जियोग्राफी 11th NCERT के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया सही से। वहाँ पता नहीं कौन सा भूत सवार था, वो गलत करके आया। कहने का तात्पर्य क्या है, आप जब एनालिसिस करें मॉक टेस्ट का तो आप ये सोचें कि एग्ज़ाम इसलिए लोगों का गलत नहीं होता कि वो कोई भी रैंडम क्वेश्चन गलत करके आते हैं। एग्ज़ाम इसलिए क्वालिफाई नहीं होता है क्योंकि वो एम लक्ष्मीकांत, NCERT या ऐसे टॉपिक जो सभी पढ़ते हैं, ऐसे टॉपिक जो बेसिक बुक आपके नोट्स में हैं, वो गलत करके आते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है जो आपके पास नोट्स हैं, जो आपकी रोज़ की पॉलिटी लक्ष्मीकांत या NCERT, उस पर कमांड बना के रखो। फिर मैं रिपीट करूं, ऐसा कोई व्यक्ति फेल नहीं होता है जो क्वेश्चन बाहर के ना कर पाने से फेल हो। फेल वही होते हैं, क्वालिफाई इसीलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन गलत होते हैं जो आपके नोट्स में हैं। तो सिर्फ अपने नोट्स, अपनी जो रेगुलर बुक्स हैं, जो बेसिक बुक्स हैं, जो बेसिक टॉपिक्स हैं, उन पे कमांड रखिए क्योंकि वही आपको फेल करेंगे। जो बाहर से क्वेश्चन आते हैं, कोई भी स्पीसीज पूछ दी, कोई भी रैंडम क्वेश्चन पूछ दिया, उससे आपके क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं हैं क्योंकि वो सबके गलत होते हैं। आप एक बात में मतलब सोचिए, अब इतने वीडियो बनते हैं ना, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं भी फर्स्ट अटैम्प्ट में, सेकंड अटैम्प्ट में कंफ्यूज होता था, लेकिन अब मेरे अंदर क्लियरिटी है कि भाई क्वेश्चन वो गलत नहीं होते जो बाहर से आते हैं, क्योंकि वो तो सबके गलत हो रहे हैं। कोई भी स्पीसीज पूछ दी तो किसी ने नहीं पढ़ी भाई, आपने ने भी नहीं पढ़ी, तो सबके साथ हैं आप। आप प्रॉब्लम में तब फंसते हैं जब पॉलिटी का क्वेश्चन गलत होता है, क्योंकि वो सबका सही हो रहा है, आपका गलत हुआ। क्वेश्चन आपका NCERT 11th क्लास की जियोग्राफी का गलत हो रहा है, वो सबका सही है, तो आप पीछे हो जाते हैं। आपका हिस्ट्री NCERT का गलत हो रहा है तो आप पीछे हो जाते हैं क्योंकि वो सब सही करके आ रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, वो 2-4 क्वेश्चन जो बाहर से आते हैं उनके चक्कर में फंसे रहते हैं। आप मैपिंग की क्लास कर रहे हैं, जहाँ से भी किए नोट्स पढ़े वही बना पढ़ो ना। हम अगर सिटी पे आएंगे तो सारी सिटी रट डालनी है। अगर मान लो ट्रिनिडाद, क्या हो रहा है, बोलने में भी नहीं निकल रहा, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, ये
है, इसके अंदर कोई सिटी है मान लो, अब वो किसी ने नहीं पढ़ी होगी। अब आपको लग रहा है ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आ गया, मुझे तो पता नहीं है, मैं तो सारी सिटी पढ़ के जाऊँगा, तो ये गलत कर रहे हो। मान लो कोई पपुआ न्यू गिनी का कोई सिटी है, अब वो मॉक टेस्ट वालों ने दे दिया, अब आप उसके पीछे पड़े कि अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था। भाई उसका एनालिसिस में दबाव नहीं लेना है। एनालिसिस जब भी आप मॉक टेस्ट का करें तो ये बात सोचें कि आपका पॉलिटी का कोई क्वेश्चन तो नहीं गलत हो रहा, आपका एनसीईआरटी चाहे वो जियोग्राफी की हो चाहे वो हिस्ट्री की हो, उससे क्वेश्चन तो गलत नहीं हो रहा। आपका कॉन्सेप्ट जो इकोनॉमी में पढ़ा है उसका क्वेश्चन तो गलत नहीं हो रहा। आपने जो मैपिंग पढ़ी है, जो आपके नोट्स में चीज़ें हैं, वो गलत तो नहीं हो रही। आप इस बात पे बिल्कुल मत भागिएगा कि फलानी जगह से कोई स्पीशीज आ गई और वो मुझसे नहीं हो रही। नहीं हो रही कोई बात नहीं, वो एनालिसिस में अपने नहीं रखनी है, क्योंकि उसके चक्कर में आप पढ़ेंगे तो काफ़ी समय आप बर्बाद कर देंगे। और इस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है टाइम। बाकी एक करंट अफेयर्स पे मैं टॉपिक लेने वाला हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इसमें जियोपॉलिटिक्स चर्चा में रही, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ग्रीनलैंड हो, कनाडा हो, पनामा नहर हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो अर्मेनिया हो, यूक्रेन हो। तो इन सब पे मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ कि कौन से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं करंट अफेयर्स के, जो हॉट टॉपिक्स हैं, जो मैं पिछली बार भी निकाले थे, इस बार भी निकालूंगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती है वो मैं शॉर्ट नोट्स में बनाता हूँ करंट अफेयर्स के, वो सब आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे टेलीग्राम पे। आप बस पढ़ाई करिए, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो वो है आपका मस्तिष्क शांत रखना। बाकी आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट कर सकते हैं, आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद।